प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11th के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, पाठ भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर 6 चल रहा है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। उसमें 5 वीडियो डाल दिया गया है। आज जो है छठा वीडियो अर्थात पार्ट 6 चलेगा, जिसमें हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। आज ये पाठ पूरा हो जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक मतलब लगातार होने वाली अनवरत प्रक्रिया है। निक्षेप, ज्वालामुखी, पटल विरूपण, अपरदन। तो आप पिछले अगर वीडियो देखे होंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अपरदन है। अपरदन जो है हमेशा होता रहता है। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया में जल योजन हाइड्रेशन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। ग्रेनाइट, क्वार्टज, चीका, लवण। बताया गया है पिछले वीडियो में कि लवण है पानी उड़ जाता है वाष्पीकरण के रूप में, वाष्पोत्सर्जन के रूप में, और लवण जो है रासायनिक अपक्षय में क्रिया करता है, चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है। तीसरा है मलबा अवधाव। देखिए कितना कठिन शब्द है मलबा अवधाव, जबकि इसका मतलब ये हुआ कि मलबा गिरने से बृहद संचलन की बात हो रही है। मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। भूस्खलन में, तीव्र प्रवाही बृहद संचलन में, मंद प्रवाही बृहद संचलन में, अवतलन या धस्कन में। तो अभी हमने हिंट भी कर दिया था, तीव्र प्रवाही बृहद संचलन में मलबा अवधाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। दूसरा प्रश्न है दूसरे का पहला, अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे। अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है कैसे। देखिए हम पहले बॉक्स में बताएंगे, जबकि इसका उत्तर लिखा हुआ है। बॉक्स में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, या आप कहिए कि रफ कार्य बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, याद करने की जरूरत न पड़े। देखिए भूपटल पर जो परिवर्तन होता है या भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है, उस पर 2 प्रकार का बल कार्य करता है, जिसको अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल या अंतर्जात बल, बाह्य बल कहते हैं। बाह्य बल को बाह्य शक्तियाँ भी कहते हैं। तो जो बाह्य शक्तियाँ होती हैं वो 3 तरह की बताई गई है आपको, अपक्षय, अपरदन और बृहद संचलन। अपक्षय, अगर पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देखें, क्योंकि देखिए जो इससे पहले पढ़ाया गया है इस पाठ में वही घुमा फिरा करके क्वेश्चन में बताया जाता है, और क्वेश्चन भी उसी पाठ से है, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है। अब जब अपक्षय की बात करते हैं तो अपक्षय का मतलब होता है कि उसी स्थान पर टूट फूट। इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें जो है टूट फूट जो हो रहा है, जो चूड़ हो रहा है, उसका स्थानांतरण नहीं होता है। उसी स्थान पर जब टूट फूट हो तो उसे हम कहते हैं अपक्षय। अपरदन में 3 तरह का बात बताया गया है। एक तो होता है कटाव। कटाव का मतलब कि टूट फूट होगा। उसके बाद स्थानांतरण होगा, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहेंगे। और उसके बाद निक्षेपण होगा। निक्षेपण का मतलब कि जमाव होगा। बृहद संचलन, बृहद संचलन को भी विस्तृत से बताया गया है। यह जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, न कि प्रवाहित जल के कारण, हवा के द्वारा नहीं होता है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अपक्षय जो है, अपक्षय जब होता है, टूट फूट होता है किसी भी पैतृक चट्टान का या मूल चट्टान का, तो उससे अपक्षयी प्रवार का निर्माण होता है। अपक्षयी प्रवार। अब अपक्षयी प्रवार क्या है। अपक्षयी प्रवार का मतलब होता है
कि जो अपक्षयी पदार्थ है उसकी गहराई कितनी है, मोटाई कितनी है। यहाँ अगर हम मान लो कि ये चट्टान है और ऊपर जो है अपक्षय हुआ, अपक्षय में आपको बताया जा रहा है कि उसी स्थान पर टूट फूट होता है, तो ये कितना मोटा हुआ, यही अपक्षयी प्रवार है। अपक्षयी प्रवार कितना मोटा, अपक्षयी पदार्थों की गहराई कितनी है, उसे अपक्षयी प्रवार कहते हैं। और अपर्दन से कटाव स्थानांतरण के बाद लास्ट में जो जमा होता है उसे हम निक्षेप कहते हैं। अब देखिए, जो ये टूट फूट हुआ है, जो अपक्षयी पदार्थ है, ये गतिशील शक्तियों के कारण, मतलब नदी के द्वारा, हिमानी के द्वारा, तरंगों के द्वारा, या तो ये टूट फूट कहीं आकर के इकट्ठा हो जाए या अपर्दन क्रिया अलग से हो जाए, दोनों बातें हैं। ये जो टूट फूट है ये भी पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा आकर इकट्ठा हो जाए या पानी के द्वारा भी कटाव होता है, तो इसे हम कहते हैं अपर्दन। और जो जमा हुआ, सबसे पहले इसमें कटाव हुआ, फिर पानी के साथ ये मलबा बह करके आया, स्थानांतरण हुआ, फिर यहाँ जमा हुआ, तो इसे हम कहते हैं निक्षेप। निक्षेप या निक्षेपण। तो यही चीज है कि अपक्षय से अपक्षयी प्रवार बना और अपर्दन से निक्षेप बना। प्यारे बच्चों, जो ये अपक्षयी प्रवार है, ये जो है वनों, अब यहाँ एक चीज देखिए, हमने लिखा है जैव विविधता वन की उपज है। जैव का मतलब बायो से है, विविधता मतलब डाइवर्सिटी से है, वन की उपज है, वनस्पतियों की उपज है। भाई जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ आपको इधर देखने को मिल रही है। प्राकृतिक जो वन है विभिन्न प्रकार के हैं, वही कारण है कि जमीन में भी कहीं पर वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, कहीं पर कम हैं। तो जैव विविधता वन की उपज है या वनस्पतियों की उपज है। और ये जो वन है ये प्रभावित होता है कि कितना टूट फूट हुआ, कितना अपक्षयी प्रवाह। जितना अधिक गहराई टूट फूट होगा वन उतने ही विकसित होंगे। कितना निक्षेप हुआ, निक्षेपण हुआ, है ना, और कितना बृहद संचलन हुआ। कहने का मतलब अपक्षयी प्रवाह और निक्षेप और बृहद संचलन जो है वन से प्रभावित होता है। जितना अपक्षयी प्रवाह, जितना अधिक टूट फूट होगा वन उतने ही विकसित होंगे, जितना अधिक निक्षेप होगा वन उतने ही विकसित होंगे। जैव विविधता अधिक पाई जाती है अपक्षयी प्रवाह और निक्षेप की विभिन्नता के कारण। तो अब हमें उम्मीद है कि अपक्षय ही ऐसा है जो मृदा विकास का आधार होता है और अपक्षय से ही जैव विविधता भी आती है। अगर अपक्षय नहीं होता तो अपर्दन नहीं होगा। ध्यान दो, अपक्षय नहीं होगा तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होगा, और अपक्षय नहीं होगा तो अपक्षयी प्रवाह नहीं बनेगा, अपर्दन नहीं होगा तो निक्षेप नहीं बनेगा। तो फिर वन कहाँ से आएंगे, जैव विविधता कहाँ से आएगी। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, वही चीज लिखा है कि अपक्षय प्रक्रियाएं चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने और मृदा निर्माण के कार्य में सहायक नहीं होती, बल्कि वह अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए उत्तरदायी होती है। अपक्षय जो है केवल टूट फूट में नहीं, अपर्दन और बृहद संचलन के लिए भी जिम्मेदार है। और ये वन जो है अपक्षयी प्रवाह, जो अपक्षयी पदार्थों की गहराई है, निक्षेप, बृहद संचलन पर निर्भर करता है। यदि अपक्षय न हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए प्रकार अपक्षय पृथ्वी पर जैव विविधता में योगदान करता है। दूसरा प्रश्न है, बृहद संचलन जो वास्तविक, तीव्र और गोचर अवगम्य है वे क्या है, सूचीबद्ध कीजिए। अभी आपने देखा बाह्य शक्तियाँ 3 होती हैं, अपक्षय, अपर्दन, बृहद संचलन। तो बृहद संचलन ये वीडियो 32 में बढ़िया से बताया गया है, जो वास्तव में दिखता भी है, बहुत तीव्र होता है ना, और गोचर दिखता भी है। तो बृहद संचलन में होता क्या है कि जो मलबा नीचे आता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, न कि प्राकृतिक कारकों के द्वारा। इसमें पानी बहता है उससे नहीं, हिम नदी से नहीं, हवा से नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है मलबा नीचे आता है, जिसे हम बृहद संचलन कहते हैं।
यह 3 तरह का होता है। मंद संचलन, अगर धीरे धीरे बृहद संचलन हो रहा है तो मंद संचलन, अगर तीव्र हो रहा है तो तीव्र संचलन, और भूमि संचलन मतलब भूस्खलन, बहुत ज़्यादा सामूहिक स्थानांतरण भी कहते हैं, भूमि संचलन भी कहते हैं, भूस्खलन भी कहते हैं। तो बृहद संचलन 3 प्रकार का हुआ। तीसरा प्रश्न है, विभिन्न गतिशील तथा शक्तिशाली सार्वजनिक भू आकृतिक कारक क्या है। देखिए, गतिशील तथा शक्तिशाली, इससे पहले आपको यहाँ लिखा है वीडियो 31 में बताया गया है। यहाँ वीडियो 31 में आपको दिखा दूँ, ये है, देखिए, भूपटल को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कहिए। ये 2 तरह का बताया गया था, अंतर्जनित बल, बहिर्जनिक बल। अब ये बहिर्जनिक बल भी 2 तरह का बताया गया, स्थिर शक्तियाँ जिसे हम अक्षय शक्तियाँ भी कहते हैं, गतिशील शक्तियाँ जिसे अपर्दन शक्तियाँ भी कहते हैं। अब प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि विभिन्न गतिशील एवं शक्तिशाली बहिर्जनिक भू आकृतिक कारक क्या है। तो देखिए, गतिशील शक्तियाँ आपको नदी है, हिम नदी है, पवन है, सागरी तरंगे है, भूमिगत जल है। तो हमने लिख दिया वीडियो 31 में। तो इसका आपने देख लिया कि गतिशील भी होनी चाहिए और बहिर्जनिक भी होनी चाहिए। तो नदी, हिम नदी, पवन, लहरें, भूमिगत जल है। अब इन कारकों का, जिन्हें हम अपर्दन के कारक कहते हैं, इनका कार्य क्या है। तो इनका कार्य अपर्दन करना होता है। अपर्दन में 3 गतिविधियां होती हैं, कटाव होता है, स्थानांतरण होता है और निक्षेपण होता है। अगला प्रश्न, क्या मृदा निर्माण में अपक्षय आवश्यक अनिवार्यता है। पूछ रहा है कि मृदा निर्माण में अपक्षय आवश्यक अनिवार्यता है। हाँ, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। अगर अपक्षय नहीं होगा तो फिर मूल शैल जो है, प्राकृतिक शैल जो है, उनके छोटे छोटे कण कैसे बनेंगे। भाई, अपक्षय के द्वारा ही मूल शैल के छोटे छोटे कण बनते हैं, जिनको हम कहते हैं अपक्षयी प्रावार या आवरण चूर्ण भी कहते हैं। और यही जो अपक्षयी प्रावार है, यही तो मृदा निर्माण का विकास का आधार होता है। कालांतर में लंबे समय में जलवायु के द्वारा, चट्टान की संरचना के द्वारा, जैविक तत्वों के द्वारा जो स्थलाकृति है, समयावधि, मतलब जो मृदा निर्माण के कारक हैं, वो अपक्षय की क्रिया को ही तो बढ़ा करके मृदा का निर्माण करते हैं। तो आपको, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। प्रश्न तीसरा है, हमारी पृथ्वी भू आकृतिक प्रक्रियाओं के 2 विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है, विवेचना कीजिए। देखिए, पृथ्वी पर 2 तरह के बल कार्य करते हैं, वही चीज लिखा है, 2 विरोधात्मक वर्गों के खेल का मैदान है। वीडियो 30 में आपको बताया गया है कि 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है अंतर्जनिक बल, दूसरा होता है बहिर्जनिक बल। अंतर्जनिक बल जो है पृथ्वी के अंदर कार्य करता है और बहिर्जनिक बल जो है पृथ्वी के बाहर अर्थात धरातल पर कार्य करता है। अंतर्जनिक बल के कारण ही जो है भूमि ऊंचा नीचा हो जाता है, पर्वत, पठार, द्वीप, सागर बन जाते हैं, जबकि बहिर्जनिक बल के कारण जलप्रपात, डेल्टा, झील, बालू का स्तूप बनते हैं। आंतरिक बल जो होता है, इसी को कहा जाता है विध्वंसात्मक, मतलब कुछ सेकेंड में, कुछ मिनट में ही तहस नहस हो जाता है, इसीलिए विध्वंसात्मक कहते हैं। जबकि बाह्य बल जो होता है वो रचनात्मक होता है। प्यारे बच्चों, जो अंतर्जनित बल है या आंतरिक बल है, इसके कारण जब ऊंचा नीचा होता है, पर्वत पठार बनता है, तो फिर बाह्य बल जो है, बहिर्जनिक बल है, ये अपनी क्रियाओं से उसे पुनः समतल बनाने का कार्य करता है। अंतर्जनित बल में भूकंप है, ज्वालामुखी है, जबकि बहिर्जनिक बल में हिम नदी है, नदियां हैं, पवनें हैं। तो इन्हीं दोनों बलों के प्रक्रियाओं को कहा जाता है कि पृथ्वी जो है खेल का मैदान है प्राकृतिक शक्तियों का। प्रश्न तीसरे का दूसरा, बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं अपनी अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त करती हैं, व्याख्या कीजिए। जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं, अभी आपको बताया गया कि बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है, मतलब बाह्य बल, वो 2 तरह का होता है, स्थिर शक्तियां और गतिशील शक्तियां। देखिए, इनमें ये कह रहा है कि अंतिम ऊर्जा सूर्य की गर्मी से प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा जो है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। जो जलवायु होता है,
जलवायु में दो चीज आता है, एक तो आता है तापक्रम और दूसरा आता है वर्षा। तापक्रम और वर्षा लेकिन यहाँ सूर्य की गर्मी से प्राप्त होता है। तो सूर्य की गर्मी से ताप तो मिलता है, आप कहेंगे वर्षा तो मिलता नहीं है, मिलता है। कहीं न कहीं गर्मी की वजह से ही पानी का वाष्पीकरण होता है, फिर वो बादल बनता है, फिर वो बादल जो है वर्षा के रूप में पानी बरसाते हैं, जो जलीय चक्र कहा जाता है। तो तापक्रम हुआ और वर्षा हुआ, जो ये जलवायु तत्व हैं, कहीं न कहीं सूर्य द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। अगर ताप नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं होगा। इसलिए तापक्रम और वर्षा जो है चट्टानों में रासायनिक, भौतिक, जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तापक्रम के द्वारा ही ये तीनों क्रियाएं होती हैं जो अपक्षय के प्रकार बताया गया है। और बृहद संचलन, अपर्दन भी कहीं न कहीं सूर्य के प्रकाश के द्वारा, मतलब ताप और वर्षा के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। ये तो आपको ये बताया गया कि सूर्य की गर्मी से भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं। अब देखो होता क्या है कि गर्मी के कारण विशेष तौर से जो उष्णमस्थलीय क्षेत्र हैं उनमें दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो गर्मी के कारण शैलें फैलती हैं, शैलों में खनिज होता है, खनिजें फैलती हैं गर्मी के कारण, और रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो सर्दी के कारण जो है चट्टानें सिकुड़ती हैं। इस प्रकार शैलों के फैलने और सिकुड़ने के बार बार के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं। शैलें समांतर ताप की कुचालक होती है। एक शब्द आता है सुचालक और दूसरा है कुचालक। सुचालक का मतलब हुआ जैसे छड़ है, एक साइड में आप गर्म करिए तो धीरे धीरे लास्ट वाला भी गर्म हो जाएगा, लेकिन शैलें जो है ऐसा नहीं होता है। ऊपरी परत गर्म होती है, लेकिन जो है ऊपरी परत गर्म होने के कारण तो फैल जाती है, लेकिन जो भीतर की नीचे की परतें हैं वो गर्मी से प्रभावित नहीं होती हैं। ऊपरी परत बार बार फैलती है, रात में सिकुड़ती हैं, इस वजह से, जबकि नीचे ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से जो ऊपरी परत है प्याज की छिलके की तरह उतरती चली जाती है। ऊपरी परत टूट जाती है, फिर वो अपर्दन हो जाता है उसका, फिर उस जो परत नई दिखती है, फिर वो इसी तरह से दिन में जो है धूप पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी, रात में ठंड, फिर वो टूटेगी। इस प्रकार जिस प्रकार से प्याज की छिलके उतारते जाते हैं उसी तरह से ये परत उतरती रहती हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बाह्य जनित जो बल कार्य करते हैं वो कहीं न कहीं सूर्य के प्रकाश से ही होता है। अगला प्रश्न है, क्या भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? यदि नहीं तो क्यों? उदाहरण दीजिए। उदाहरण सहित व्याख्या करने का रहा है। देखिए, अपक्षय के प्रकार आपको बताया गया था कि 3 तरह के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ये केवल भौतिक और रासायनिक अपक्षय पूछ रहा है कि क्या एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। प्यारे बच्चों, भौतिक अपक्षय तो अलग है, रासायनिक अपक्षय अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। भौतिक अपक्षय में आपको बताया गया है कि इनमें चट्टानों का विघटन होता है। विघटन का मतलब कि विखंडन, टूट फूट होता है, जबकि रासायनिक क्रिया द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है। अपघटन का मतलब है कि उसकी संरचना बदल जाती है। तो भौतिक अपक्षय में चट्टानों का विघटन होता है और रासायनिक क्रिया में चट्टानों का अपघटन होता है। भौतिक अपक्षय में बताया गया है कि कुछ अनुप्रयुक्त शक्तियां काम करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल रवों में वृद्धि। क्रिस्टल रवों का मतलब कि कणों के साइज में वृद्धि। ये जो है भौतिक अपक्षय के शक्तियां हैं। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? रासायनिक अपक्षय में आपको बताया गया है कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, अपघटन का कार्य होता है। विलयन का मतलब कि कोई चट्टान पानी में घुल जाती है, कोई जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके घुल जाती है, कोई जल के संपर्क में जल से क्रिया करके घुल जाती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के उन क्रिया हो जाती है, अपघटन हो जाता है। तो ये रासायनिक अपक्षय होता है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि भौतिक अपक्षय अलग तरह का है और रासायनिक अपक्षय अलग तरह का है। लेकिन अब हमें ये भी बताना है आगे कि अलग तरह का है तो फिर ये आपस में स्वतंत्र हैं या संबंधित भी हैं।
तो यहाँ जो है ये देखिए कि भौतिक और रासायनिक अपक्षय एक दूसरे से अलग अलग तो ऊपर दिखाई दिया, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। कैसे नहीं है, उदाहरण देखिए। जैसे तापमान को लीजिए, भौतिक अपक्षय के लिए तापमान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि तापमान के कारण ही शैलें गर्म होकर फैलती हैं और रात में ठंडे होने के कारण वो सिकुड़ती हैं। बार बार फैलना, बार बार सिकुड़ने से चट्टाने की ऊपरी परत टूट जाती हैं। तो भौतिक अपक्षय में तापमान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन रासायनिक अपक्षय भी तभी सक्रिय होगा, तभी होगा जब तापमान वहां पहुंचेगा। अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो रासायनिक संरचना या रासायनिक अपक्षय भी नहीं होगा। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय ये दोनों जो है स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि तापमान से ही भौतिक अपक्षय भी हो रहा है, तापमान से ही रासायनिक अपक्षय भी हो रहा है। इसी प्रकार जल के साथ भी है। जल भौतिक अपक्षय में जल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जल जब दरारों में, छिद्रों में भर जाता है और ठंड से बर्फ जमता है तो बर्फ फैलती है, आयतन बढ़ता है, जिससे चट्टानें टूटती हैं। कहने का मतलब यह है कि जल के द्वारा भौतिक अपक्षय होता है, लेकिन प्यारे बच्चों रासायनिक अपक्षय भी जल के बिना नहीं हो सकता। तो अब उदाहरण में यही बताया जा रहा है कि जो रासायनिक अपक्षय है और भौतिक अपक्षय है अलग अलग है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार मृदा निर्माण प्रक्रियाओं तथा मृदा कारकों के बीच अंतर ज्ञात करते हैं? जलवायु एवं जैविक क्रियाओं के मृदा निर्माण में दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में क्या भूमिका है? ये वीडियो 33 में पढ़ाया गया है। देखिए, दो चीज पूछ रहा है, मृदा निर्माण प्रक्रिया और मृदा कारकों में अंतर पूछ रहा है, और यह भी पूछ रहा है कि मृदा निर्माण में जलवायु और जैविक क्रियाओं का क्या योगदान है। तो सबसे पहले मृदा निर्माण की प्रक्रिया की बात करें। मृदा निर्माण में अभी आपको बताया गया था कि अपक्षय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर अपक्षय नहीं होगा तो फिर मृदा का निर्माण नहीं होगा, अपर्दन का भी कोई महत्व नहीं होगा, बृहद संचलन का भी कोई महत्व नहीं होगा। तो अपक्षय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अपक्षय में क्या होता है? अपक्षय तीन तरह का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में धरातली शैल जो है, जो पैतृक शैल है, मूल चट्टान जो है, उनका विघटन हो जाता है, वो बारीक चूर्ण में बदल जाते हैं। भूगोल की भाषा में इसी बारीक चूर्ण को तो अपक्षयी प्रवार कहते हैं या आवरण चूर्ण कहते हैं, और यही जो छोटे छोटे चूर्ण बनते हैं, इन्हीं से मृदा का निर्माण होता है। ये चीज आपको मृदा निर्माण की प्रक्रिया में है, लेकिन साथ में यह भी बताना है आपको कि जलवायु कैसे योगदान देता है। देखिए, जलवायु का नाम लेते ही दो बात दिमाग में आ जाना चाहिए, ताप और जल। तो जल जो है, जो छोटे छोटे चूर्ण बने हैं, छोटे छोटे शैल कणों को परतों के रूप में बिछा देते हैं, फैला देते हैं। और दूसरा इसमें जैविक क्रिया है। भाई, जैविक क्रिया जो है, जैविक क्रियाओं से ही तो ह्यूमस बनता है। ह्यूमस का मतलब मृत पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अवशेष ह्यूमस कहलाता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि अपक्षय में जलवायु का बहुत महत्वपूर्ण है और जैविक क्रिया के द्वारा ही ह्यूमस बनता है, ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ होती है और आने वाले फसल के लिए लाभदायक होती है। तो वही चीज है कि ह्यूमस जो है मृदा को उपजाऊ बनाती है, मृदा का निर्माण में सहायता करती है। ह्यूमस के कारण ही, अपक्षय की क्रिया के कारण ही मृदाओं के भिन्न भिन्न रंग होते हैं और भिन्न भिन्न गुणों वाली मृदाओं का निर्माण होता है। और बाकी विस्तृत के लिए आप वीडियो 33 देखें। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में पूछ रहा है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण को नियंत्रित करने के लिए कारक या मृदा निर्माण के कारक या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक 5 हैं।
पहला है मूल शैल, जिसको पैतृक शैल भी कहते हैं। मूल शैलों से ही तो मृदा का निर्माण होता है। मूल शैल में 3 प्रकार की चट्टानें आती हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरी चट्टानें। इन मूल शैलों का ही अपक्षय होता है और इन्हीं अपक्षय से अपक्षयी प्रवार या आवरण चूड़ बनता है और इसी आवरण चूड़ से मृदा का निर्माण होता है। दूसरा है उच्चावच टोपोग्राफी, इसको स्थलाकृति भी कहते हैं। कहीं न कहीं उच्चावच जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। भाई अगर तीव्र ढाल वाली मृदा है तो उस पर मृदा का निर्माण कम होगा, क्योंकि उसका जो है अपरदन होता रहता है। और अगर सपाट मृदा है, समतल आधार वाली मृदा है, तो इस पर जो है मृदा का निर्माण ज़्यादा होगा, जैव पदार्थ की मात्रा भी ज़्यादा होगी, अपक्षयी प्रवार की गहराई ज़्यादा होगी, ह्यूमस ज़्यादा होगा। तो उच्चावच स्थल की जो आकृति है वो प्रभावित करती है। समतल मृदा में, सपाट मृदा में मृदा निर्माण ज़्यादा होता है। समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। मृदा का निर्माण धीरे धीरे होता है और जितना विकसित या पूर्ण रूप के मृदा का निर्माण होगा उतना ही अधिक समय लगेगा, क्योंकि जो मृदा प्रोफाइल में संस्तर हैं, होरिजन जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा समय में, अधिक समय में ही बन पाते हैं। अगर यंग मृदा, तरुण मृदा है तो उसमें सॉइल प्रोफाइल के संस्तर नहीं दिखाई देते हैं। तो समय जितना अधिक लगेगा उतना ही विकसित मृदा का निर्माण होगा। चौथा जलवायु। जलवायु का नाम लेते ही वर्षा और ताप की बात आती है और आप ये देख रहे हैं कि मृदा निर्माण में ताप और वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण है। ताप के कारण ही अपक्षयी क्रिया होती है और वर्षा इन अपक्षयी क्रिया को या अपक्षयी से जो टूट फूट आवरण चूड़ बना उसे फैला देती है, जो आगे चल करके मृदा का निर्माण करती है। पांचवा है वनस्पति तथा जीव, जिनको जैविक क्रिया भी कहते हैं। मृदा निर्माण में वनस्पतियों का बहुत महत्वपूर्ण है। वनस्पतियां जो हैं जैव पदार्थ ह्यूमस को बढ़ाती हैं, जो एक अच्छी मृदा का गुण होता है उपजाऊपन बढ़ाना। जीव जो है लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बिल बनाने वाले जीव जंतु होते हैं जो मृदा को ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर करते हैं, जिससे मृदा का जो पुंज है वो स्पंज के तरह हो जाता है, जिससे वायु का अंदर प्रवेश, जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है और मृदा निर्माण में वनस्पति तथा जीव भी भूमिका अदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां आज अभ्यास के प्रश्नोत्तर आज समाप्त हो गए, हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए मित्र आए हैं, मैं आप लोगों का कोर्स 11वीं का हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा या बुरा लगा, ऐसा नहीं कि केवल अच्छा लगा तभी आप कमेंट्स करें, बुरा भी लगा तभी आप कमेंट करें, ताकि मैं उसे संशोधन कर सकूं, अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। और मेरे चैनल में आने के लिए सबको अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। जितना कुछ हो सकता है सम्मान के लिए सब कुछ है। जय हिंद, जय भारत।